नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ सीरीज में। और मेरे भाई, आज हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं मेंसुरेशन के एक और इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर। कोन मतलब शंकु। अब शंकु कल हम लोगों ने सिलेंडर किया था, उससे पहले हम लोगों ने क्यूब एंड क्यूबॉइड किया है। अब नंबर है आज शंकु का। अब शंकु से रिलेटेड जो जो सवाल आपके प्रीवियस ईयर में अच्छे सवाल, नो डाउट, अगर मैं सारे सवालों की बात करूं तो बहुत ऐसे सवाल हैं जो कौन से रिलेटेड और आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन जो बेहतर सवाल है और जो ज्यादा रिपीट होते हैं बार बार कुछ एक डाटा को चेंज करते हुए, उन सवालों को आज हम लोग अपने सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ सीरीज है, ये आपकी पूरी मैथमेटिक्स को कवर कर रही होगी। जिस जिस टॉपिक में जो जो अच्छी चीजें मिल सकती हैं वो सारी की सारी चीजें कंपाइल करके आपको एक साथ इस सीरीज में प्रोवाइड कर देंगे। और जिस भी दिन हम लोग जो भी टॉपिक उठाएंगे, सेशन का कोई टाइम लिमिट इसीलिए नहीं रखा गया। कभी कभी सेशन 2 घंटे का भी हो जाता है और कभी कभी सेशन 40-45 मिनट का भी होता है। बट हाँ, जो भी चीज को डिस्कशन करना है उसको तरीके से और कंप्लीटली डिस्कशन करना है। तो आज उसी सीरीज में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कौन टॉपिक पर, शंकु पर। अब देखिए, जरा बात को आगे और बढ़ाते हैं। तो पहले ही आपको दिखा दिया गया था, ये इवन चार्ट डेली आप सभी के साथ शेयर होता है, जिससे कि आपको भी दिखता रहे कि सर कुछ छूट नहीं रहा है। जैसे कल हम लोगों ने सिलेंडर कंप्लीट किया था, आज हम लोग पहुंच चुके हैं कोन पर, शंकु पर। और एक चीज आपको बता दी थी कि जो मेंसुरेशन वाले टॉपिक हैं, जो भी मेंसुरेशन वाले टॉपिक हैं, वहां पर आपको उन सवालों पर फोकस ज्यादा किया जाएगा जो आपके एग्जाम में रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं। आप देखेंगे मैक्सिमम सवाल वही लैंग्वेज के साथ रिपीट होते हैं, बस छोटा सा डाटा चेंज होता रहता है, कॉन्सेप्ट वही लगते हैं, अप्रोचेस वही लगती हैं। तो ऐसे सवालों का कॉम्बिनेशन जो है वो आपको इस सीरीज में मिलेगा। और ये बात सिर्फ और सिर्फ मेंस्ट्रुएशन टॉपिक की मैंने करी थी, बाकी सब जगह पर तो हम लोगों ने अप्रोचेस पर ही काम किया है ना। तो चलिए भाई, आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं और चर्चा करते हैं कोन की। अब जरा कोन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक डाटा समझ लिया जाए। तो टॉपिक डाल लीजिए अपनी कॉपी में, कोन, शंकु। अब कोन होता क्या है, तो इस तरीके से एक आप ट्रायंगल बनाते हैं और यहां पर अगर हम ऐसा 3D फिगर बनाएं तो ये हमारा कोन होता है। ये हमारा 3D फिगर है, कोन। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसे जरा 3D में जरा 2D की अप्रोच को इन्वॉल्व कीजिए प्लीज। अगर आप 2D की अप्रोच को इन्वॉल्व करते तो आप देख रहे हैं ये परपेंडिकुलर हाइट है, और अगर ये परपेंडिकुलर हाइट है तो जो ये रेड लाइन हमने हाईलाइट की है, ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है। ये अपने आप में एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करता है, जहां पर ये जो बेस वाली लाइन है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कोन, परपेंडिकुलर लाइन को हम बोलते हैं हाइट ऑफ कोन, और जो आपकी ये हाइपोटेन्यूस लाइन है इसको हम बोलते हैं स्लेंट हाइट ऑफ कोन, तिरछी ऊंचाई। और चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल तो डेफिनेटली पाइथागोरस को फॉलो करेगा, और पाइथागोरस को फॉलो कर रहे हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं कि L इज इक्वल टू होता है R² प्लस H²। ये फॉर्मूला है, लेकिन हमारा फोकस तो यहां पर ये होगा। बोले सर जी देखो, पाइथागोरस कर रहे हैं ना, तो ये बने या ना बने हमें फर्क नहीं पड़ता है। हमें मजा इस बात का है कि ये ट्रिपलेट को फॉलो जरूर करेगा। और ट्रिपलेट जितने भी इंपॉर्टेंट है आपके, ये सब कुछ मैंने आपको इसी टॉप 50 कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज में, आई थिंक शायद 4 या 5th लेक्चर है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट और उनको यूज करने के सारे तरीके सिखाए हुए हैं। जिसने नहीं देखे जाकर के देख लेना। और मैं तो इवन ये बोलता हूं कि जो भी बच्चे हैं ना, बीच से प्लीज यार सीरीज मत करना यूज। बीच से आप उतना फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आपको सच में इस सीरीज का फायदा उठाना है तो भले ही आप स्टार्टिंग से आए हो या बीच में आए हो, आप देखिए पूरे लेक्चर 1 से। जब आप लेक्चर 1 से देख रहे होंगे ना, तभी आप चीजों को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। अदरवाइज कुछ कैलकुलेशन के तरीके जो स्किप हो जाएंगे, आपको सोच लगेगा यार अनुष्य करिए कैसे कर दिया है, जबकि मुझे पता है मैं वो सारे तरीके आपको स्टार्टिंग में ही सिखा चुका हूं अलग अलग लेक्चर के माध्यम से। तो इसलिए अगर पूरा फायदा उठाना है इस सीरीज का, तो यार लेक्चर 1 से देखो जाके। ठीक है, चलिए अब यहां पर फिर से बात आ जाती है। अब ये कोन जो होता है, ये आपको पता है ये पिरामिड का फॉर्म होता है। कल हम लोगों ने जब सिलेंडर पर बात करी थी तो हमने वहां पर प्रिज्म से शुरुआत करी थी, और हमने बोला था कि ये प्रिज्म जो होता है और पिरामिड होता है उसी के सब स्वरूप है। तो यहां से अगर हम आपसे वॉल्यूम की बात करें तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। वहीं पर अगर हम इसके कर्विकल सरफेस की बात करें, CSA,
कर्विकल सरफेस एरिया की बात करें तो वो हो जाता है आपका पाई आर एल, एंड द लास्ट वन टी एस है, टोटल सरफेस एरिया हो जाता है पाई आर एल प्लस बेस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन होने के बाद में ये आ जाता है आपके पास एल प्लस आर, बस यही बेसिक फॉर्मूला है, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अप्रोचेस को सेट करने के लिए आपको यहां पर दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, और मैंने जैसे भी बताया कि अगर आपको इस पूरी सीरीज का सही से फायदा उठाना है, लेक्चर 1 से देखिए, क्योंकि जिन दो चीजों की जरूरत आपको पड़ने वाली है उन दोनों चीजों को बहुत डिटेल, बहुत डेप्थ के साथ पहले ही पढ़ा दिया गया है। उनमें से एक चीज है आपकी ट्रिपलेट, और वहीं पर साथ ही साथ दूसरी चीज है आपकी सिमिट्री, जिसको हम बोलते हैं सिमिलरिटी। ठीक है, तो सिमिट्री ना लिख करके आप सिमिलरिटी लिखो तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सिमिलरिटी, और सिमिलरिटी पर भी लेक्चर आपका हो चुका है, मुझे लेक्चर नंबर याद नहीं है, आप जाकर के एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देखिए जाकर, वहां पर सिमिलरिटी का एक लेक्चर है। अब सिमिलरिटी की जरूरत क्या पड़ गई यहां पर, उसके भी पीछे चक्कर। और सिमिलरिटी में भी सबसे ज्यादा क्या है, बोले सर डिफरेंस कॉन्सेप्ट चाहिए सिमिलरिटी में भी। अब डिफरेंस कॉन्सेप्ट पर चर्चा हमने की थी वहां पर, और उसके बाद में जब हमने सिमिलरिटी में डिफरेंस कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, पूरा समझाने के बाद में, दो चार एग्जांपल बताने के बाद में भी हमने आपसे क्या बोला था कि इसका यूज ज्योमेट्री में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ज्योमेट्री से ज्यादा यूज इसका आपको मिलने वाला है छिन्नक में, मतलब कोण में। छिन्नक क्या बोल गए, आज का टॉपिक तो कोण है, छिन्नक क्या, छिन्नक वाली बातें नहीं चलेंगी, है ना। कोण टॉपिक पढ़ा रहे, कोण पे बात करते हैं मेरे भाई। सुनो जरा, ये हमारे पास एक कोण है, राइट, ये हमारे पास कोण है, ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर हाइट हो गई, जो भी आर वगैरह है, जो कुछ भी है। अगर मैं एक तलवार उठाऊं और इस तलवार से ऐसा एक कट मार दूं, इस टोपी को ऊपर से गायब कर दूं, तो मेरे पास जो फिगर क्रिएट होगा वो फिगर मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इतना क्रिएट होना है, ये वाला। ये हाईलाइटेड फिगर क्रिएट होना है, और जो ये हाईलाइटेड फिगर है यही आपका फ्रस्टम होता है, छिन्नक होता है, जिसके फॉर्मूले बहुत बड़े बड़े होते हैं। और मे बी आई थिंक, जहां तक मेरे को लगता है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को उसके फॉर्मूले याद भी नहीं होंगे, और करते ही नहीं है यार, करने की जरूरत ही नहीं है। मैं खुद बोलता हूं कि कभी मत करो यार ऐसे फॉर्मूले याद जिनकी कोई जरूरत ही ना पड़े। मैं सीधा कहता हूं कि यार जरा एक बार नजर दौड़ाओ ना प्लीज। आप अगर गौर से देखें तो अगर मैं सिर्फ इस फिगर को उठाऊं, इस फिगर को बाहर निकाल लूं, तो क्या ये हमारा सिमिलरिटी के डिफरेंस कॉन्सेप्ट वाला फिगर नहीं बन रहा है? सिमिलरिटी के डिफरेंस कॉन्सेप्ट वाला फिगर नहीं बन रहा है, मतलब ये वाली जो साइड होगी ये इन दोनों साइड के रेशियो के डिफरेंस से मैच नहीं कर रही होगी। मतलब क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूं, जैसे अगर मैं नाम बोलूं ए बी सी डी ई, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि त्रिभुज ए बी सी सिमिलर होगा त्रिभुज ए डी ई के, एंड अगेन डिफरेंस कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाएगा सिमिलरिटी का। तो जैसे ये अप्लाई होगा तो उसके बाद आपका जो छिन्नक है वो एक्चुअल में फिर छिन्नक नहीं रह जाएगा, फिर छिन्नक बन जाएगा कोण प्लस सिमिलरिटी कॉन्सेप्ट, और छिन्नक के सारे फॉर्मूले किसी की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बार बार बोलूंगी, जो भी पढ़ाता जा रहा हूं सीक्वेंस से सब चल रहा है, एक एक चीज सीखते रहना। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पे। तो कोण के बारे में हमें इन चीजों को सीखने की जरूरत है। अब मेरे भाई हम चलते हैं अपने सीधे सवालों पर और प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की। मैंने पहले ही बोला था कि मेंसुरेशन में हम सिर्फ सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले आपके लिए। कैलकुलेशन को मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे, और जहां कोई अप्रोच सेट हो सकती है वहां वो अप्रोच सेट करेंगे। इसके साथ साथ 7 और 11 की अप्रोच पर कल वाले सेशन में ही चर्चा कर दी गई थी कि जहां पाई इन्वॉल्व हो रहा है वहां आपका सेकेंडरी जो पैटर्न है सॉल्व करने का, जो तरीका है, वो आपका 7 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना हो सकता है। प्राइमरी तरीका कभी उसको मत बनाना, डिपेंडेंसी उस पर कभी मत रखना अपनी। इतनी सारी बातें हम लोग कल कर गए थे। तो चूंकि अब अगर हम कोण में भी देखें तो हमारे हर एक फॉर्मूले में पाई इन्वॉल्व है, दैट मींस हम लोग यहां पर 7 11 पर भी थोड़ा सा अटेंशन दे सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। एक सबसे लंबे वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसे एक घन से काटा जा सकता है। एक क्यूब से हम काट सकते हैं जिसका किनारा 3.5 सेंटीमीटर का है।
एक क्यूब है जिसका किनारा 3.5 सेंटीमीटर का है, तो हमें इसमें से एक कोण काटना है और उस कोण का आयतन बताना है। और आयतन बताने के बाद में दशमलव के 2 स्थानों तक चाहिए, और जैसे ही दशमलव के 2 स्थानों तक बोल देते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेट डाटा बोल देते हैं, आपका डिविजिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, वो 7 और 11 के मल्टीपल वाला कॉन्सेप्ट, यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, डिजिटल सम वाला कॉन्सेप्ट, ये सब के सब बेकार हो जाते हैं। अब पेपर का सवाल है, 7 11 लगा नहीं सकते हैं इसमें, क्योंकि उन्होंने अप्रोक्सीमेट पूछ दिया है। सवाल हो गया खत्म, अब सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने बोला था कि 7 और 11 की डिविजिबिलिटी चेक करना आपका प्राइमरी सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल की। तो यार देखो, जैसे अगर हमारे पास एक क्यूब है, तो उसकी लोअर सरफेस से ही तो हम सर्किल, वो कोन का सरफेस काटेंगे, कोन का बेस काटेंगे। तो लोअर सरफेस से कोन कुछ इस तरीके से कट रहा होगा, लोअर सरफेस से कोन कुछ इस तरीके से कट रहा होगा। और उसी के साथ अगर मैं इस क्यूब को 3D फिगर पे दिखाना चाहूं, तो कुछ इस तरीके से हम दिखा पाएंगे, बोलो यस और नो। और उसमें से ये आपकी जो है, ये आपकी लोअर सरफेस है, ये आपकी लोअर सरफेस है, ये जमीन पर रखा हुआ है। तो आप किस तरीके से इसमें से कोन कट कर रहे हैं? बोलो सर ये देखो, इस तरीके से जाएगा, ये सर कोन बन रहा है। अच्छा, और ये कोन इसके टॉप पॉइंट तक जाएगा, मतलब इस कोन की हाइट इस क्यूब के हाइट के बराबर होगी, इस कोन की हाइट इस क्यूब के हाइट के बराबर हो जाएगी। यही तो बात निकल के आई। समझ में आ पा रहा है कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? डन। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि हाइट जो है ये क्यूब के हाइट के बराबर है, मतलब 3 से ये 1/2, इसका मतलब 7/2। 7/2 है क्या? सेंटीमीटर। अच्छा, और जो बेस है उसका डायमीटर क्यूब की भुजा के बराबर है। क्यूब की भुजा कितनी है? 7/2, तो डायमीटर भी 7/2 हो जाएगा। तो यहां से रेडियस आ जाएगी 7/4। बस यही समझाना चाह रहा हूं कि एक बात समझना यार, फिगर मेल्ट करना और फिगर को कट करना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। मेंसुरेशन में 3 तरीके के कॉन्सेप्ट हैं। एक है फिगर मेल्ट करके दूसरा फिगर क्रिएट करना, एक है फिगर कट करके दूसरा फिगर क्रिएट करना, और तीसरा है फिगर के अंदर फिगर क्रिएट करना। तो जब मेल्ट कर रहे होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि वहां पर हम वॉल्यूम को सेम करते हैं, राइट। लेकिन जब हम फिगर कट कर रहे होते हैं ना, तो हम वहां पर ये देखते हैं कि मैक्सिमम कितना डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। और फिगर कट करने वाले सवालों में दिमाग चाहिए होता है, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा? बोले सर जितना हमारा कोण है उतना निकाल लेंगे, बाकी का हमारा सारा वेस्टेज है, हमें उससे कोई फर्क नहीं है। हमने कोण की सारी डायमेंशंस निकाल ली, अब हमें कोण का आयतन चाहिए है। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करेंगे, तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r² h। तो ये वैल्यू रखेंगे तो 1/3 पाई की वैल्यू रख दी हमने 22/7, r² हो जाएगा, r बराबर है 7/4, अगेन 7/4, और उसके बाद में हाइट हो जाएगा 7/2। 7 से कैंसिल किया ये जाएगा, 2 से कैंसिल किया 11 बार जाएगा। 7 सत्ते 49, 49 और 11 से गुणा करेंगे तो 9 4 13, मतलब 5 3 और 9, और यहां पर ही हो जाएगा 4 चौको 16 दिया 48। इसको डिवाइड करना है यार। अगर मैं अपने ऑप्शन देख रहा हूं तो मेरे ऑप्शन थोड़े से दूर हैं, तो 48 से भाग करेंगे, एक बार भाग जाएगा 48, 5 बचा 59, 48 एकम 48, फिर से एक बार भाग गया, मतलब 11 आंसर आना चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट है। ये तरीका होगा इस सवाल को सॉल्व करने का, राइट। 7 और 11 के मल्टीपल काम नहीं आने वाले हैं, गॉट इट। चलिए भाई आगे बढ़े। और काम क्यों नहीं आने वाले, उसके पीछे की वजह है क्योंकि उन्होंने अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है, और जहां अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछ जाती है, मल्टीपल, डिविजिबिलिटी, यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, सब बेकार हो जाता है, ठीक है। तो पहले सवाल का आंसर ऑप्शन सी, और एक बेहतर, एक अच्छा सवाल आप सभी के साथ। अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक, छिन्नक मतलब फ्रस्टम, फॉर्मूला चाहिए? बोले बिल्कुल नहीं चाहिए। छिन्नक है तो सर ये बनाइए सबसे पहले, ये हो गया छिन्नक हमारा। हमारा जो छिन्नक है, ये अपर वाला जो पोर्शन है ये इमेजिनरी पोर्शन है भाई। ये अपर वाला पोर्शन जो है ये इमेजिनरी पोर्शन है। कैसे इमेजिनरी, मैं समझा देता हूं। ये कुछ ऐसे चल रहा हूं, मैं बहुत चालाक आदमी, देखो फिगर अपना बड़ा बन गया, इमेजिनरी वाला डॉट डॉट करके बनाते ना इमेजिनरी, ये लो, ये हमारा फ्रस्टम है। अब अगर आप इस फ्रस्टम को गौर से देखें, तो इन्होंने बोला है कि इसकी जो अपर रेडियस है,
इसकी जो अपर रेडियस है वो आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर, लोअर रेडियस दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, राइट। हाइट दे रखी है इसकी 6 सेंटीमीटर। इसको अब डिफरेंस कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि यार देखो, ये जो हाइट है ना 6 सेंटीमीटर, ये रेडियस के रेशियो के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करती है। अब यार रेडियस का रेशियो ऑलरेडी 3 और 5 का ही है, तो 3 और 5 में डिफरेंस कितना है? बोले सर 2। मैंने कहा 2 बराबर अगर 6 है तो 3 बराबर कितना होना चाहिए? बोले सर 9 सेंटीमीटर। मतलब ये अपर सेगमेंट 9 का है। अब आप देखो, आपका जो कोन सर जो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, सिमिलरिटी होने की वजह से उनकी साइड के बीच में भी रेशियो सेम है। अगर इसकी साइड रेडियस 3 है तो हाइट 9 है। अब पूरे की रेडियस अगर 5 है तो पूरे की हाइट 9 और 6 15। देखो 1:3 1:3 का रेशियो सेम है। और सिमिलर ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो ही तो सेम होता है। अब करना क्या है? बोले सर अब हमें सिर्फ ये करना है कि हम बड़े वाले कोन के वॉल्यूम में से छोटा वाला घटा देंगे। अब बड़े वाले कोन में से मतलब वॉल्यूम अगर चाहिए, क्या वॉल्यूम ही निकालना है ना? हाँ, वॉल्यूम अगर चाहिए तो 1/3 पाई की वैल्यू रखनी है। पाई में है आंसर पाई। अब बड़े वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? बोले सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हो जाएगी स्क्वायर 25 और एच है पूरे का 15 माइनस छोटे वाला को हो जाएगा आर स्क्वायर 9 और एच है 9। इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा काम करो, 3 से अंदर डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 5 और ये बचेगा 3। तो सॉल्व अगर कर रहे होगे तो ये आ जाएगा पाई और 125 में से 27 गया तो 98। तो व्हाट इज योर रिक्वायर्ड आंसर? आप कहेंगे सर 98। ठीक है। अब कोई बोले सर जी 7 का मल्टीपल देख लेते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट था, गधेड़ा। 7 का मल्टीपल पाई की वजह से ही चेक करते हैं, यहां पाई को यूटिलाइज ही नहीं किया गया। तो ये जो 7 का मल्टीपल आया है ना, वो 7 और 11 वो पाई की वजह से नहीं आया है, वो आया है इस कैलकुलेशन की वजह से। उसका वो 7 और 11 के मल्टीपल को चेक करने से कोई मतलब नहीं है। समझ गए ना? क्योंकि वो जो 7 और 11 का मल्टीपल हम चेक करते हैं वो किसकी वजह से चेक करते हैं? पाई से, पाई की वजह से। और पाई को तो हमने यूटिलाइज ही नहीं किया है। जब हम पाई को यूटिलाइज कर लेते, सपोज दैट कि अगर हम पाई को यूटिलाइज कर लेते तब क्या सीन होता? बोले सर फिर तो खेल खराब था। समझ में आया? तब हम चेक कर सकते थे। अभी तो पाई यूटिलाइज भी नहीं हुआ तब भी हमारा 7 का मल्टीपल आ रहा है। तो इसका मतलब चीजें 7 और 11 के मल्टीपल से थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, थोड़ी सी अलग है। वही चीज मैं आपको कल भी समझाया था, वही चीज हम आपको आज भी समझा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड एक चीज और कि फ्रस्टम के फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल। एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन एक गोले के आयतन के बराबर है। जैसे ही उन्होंने आयतन बराबर बोला तुरंत सॉल्व करो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आगे क्या लिखा है? जिसकी त्रिज्या मतलब गोले की त्रिज्या शंकु के आधार त्रिज्या की आधी है। यार अगर इसकी त्रिज्या आधी है, इसकी त्रिज्या आधी है तो इसकी त्रिज्या, अगर इसकी त्रिज्या आर है तो इसकी त्रिज्या 2r होनी चाहिए। 2r होनी चाहिए तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू हाइट h। क्योंकि गोले की त्रिज्या अगर r है तो शंकु की त्रिज्या 2r होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला गोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी है। तो अगर गोले की त्रिज्या r है तो शंकु की 2r होनी चाहिए। काटा पीटी मचाओ। बोले सर 4π/3 खत्म। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म तो h बराबर आ गया r। मतलब जो कोन की हाइट है वो स्फीयर की रेडियस के बराबर है। और इन्होंने बोला कि जो कोन की रेडियस है वो स्फीयर की रेडियस का दुगना है। तो अब एग्जामिनर जानना चाह रहा है कि हमें आधार की त्रिज्या कोन की, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस टू द हाइट ऑफ द कोन। मतलब कोन की रेडियस और हाइट के बीच का रेशियो कितना है। हाइट और रेडियस और हाइट का, पहले रेडियस रखा है फिर हाइट रखा है, सो आंसर मस्ट बी 2:1। ऑप्शन डी करेक्ट है। भावनाओं में बिखर के 1:2 नहीं लगा देना। पहले रेडियस रखा है फिर हाइट रखी है तो पहले रेडियस का वैल्यू जाएगा बाद में हाइट का वैल्यू जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन छोड़ना नहीं है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। राइट, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अगले सवाल पर। इस सवाल का आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
कल हमने चर्चा करी थी इस बारे में और बोला था कि अगर ये फिगर सेम है, चाहे वो सिलेंडर हो चाहे वो कोन हो, रेशियो क्या रहता है? बोले सर आर स्क्वायर एच, क्योंकि रिमेनिंग होता है कांस्टेंट टर्म, तो उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आता। और इसको डिटेल में समझाने के बाद मेरे लास्ट में क्या बोला था कि क्या करना है आपको। अब जिन्होंने कल का लेक्चर नहीं देखा, प्लीज मेरे भाई थोड़े से मायूस हो लीजिए या फिर कल का लेक्चर देख लीजिए जाके। हमें क्या करना है? बोले सर अगर हमें आयतन का रेशियो चाहिए है तो जो रेशियो व्यास का होगा वही रेशियो रेडियस का भी हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो रेडियस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, और पहले वाले की हाइट है 7 अपॉन दूसरे की रेडियस है 21, तो 21 का स्क्वायर और हाइट है 5। ये चीजें कल हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो 7 तिहाई 21, 5 दूनी 10, तो ये रेशियो कितना हो जाएगा? बोले सर 10 दूनी 20 और 21 तिहाई 63। तो रिक्वायर्ड आंसर इज 20:63, ऑप्शन सी करेक्ट है। सिर्फ इतना सा सवाल था, सीपीओ 2023 का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं कि पढ़ते रहो यार, लगातार पढ़ते रहो। अब यार एक बात समझिए जरा, इन्होंने बोला एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की ऊंचाई और त्रिज्या का रेशियो आपको दे रखा है, मतलब हाइट और रेडियस ये आपको दे रखा है 12:5। और चूंकि जब हम लोगों ने लेक्चर शुरू किया था मैंने तभी आपको बताया था कि भाई ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हाइट दे रखा है, रेडियस दे रखा है, तो इसका मतलब स्लैंट हाइट आप निकाल सकते हैं। तिरछी ऊंचाई अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट कितनी हो जानी चाहिए? बोले सर अकॉर्डिंग टू ट्रिपलेट तिरछी ऊंचाई हो जानी चाहिए यहां से 13, 5 12 13 का ट्रिपलेट। राइट, आपसे कहा जा रहा है कि इसका आयतन अगर 314 सेंटीमीटर क्यूब है तो तिरछी ऊंचाई पता कीजिए। तिरछी ऊंचाई ये निकलवाने की बात कर रहे हैं, तो भैया 13 का मल्टीपल एक ही है, मैं बिना कुछ करे भाग जाऊंगा। 13 का मल्टीपल एक ही है भाई। अगर उन्होंने रेडियस आपको दे रखी है 5, ऊंचाई दे रखी है 12 के रेशियो में, तो तिरछी ऊंचाई जो भी होगा वो 13 का मल्टीपल होना कंपलसरी है। और 13 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, टिक करके भाग जाओ। बाकी अगर हमें सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा? बोले सर आयतन पता करना है। आयतन मतलब दे रखा है v बराबर 314 बराबर 1/3 पाई। पाई की वैल्यू पहले ही बोल दिया 3.14 लिखिएगा। पाई आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? बोले सर 5x स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25x स्क्वायर, और इंटू h कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 12x करेक्ट है। अब अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से अगर आप देखें तो 3 से 12 को काटा 4 बार, 25 चौको 100 से दशमलव गायब हो गया, 314 से 314 खत्म हो गया। तो मेरे भाई एक्स क्यूब बराबर आ गया 100, x इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू 1 तो हाइट 12 है, रेडियस 5 है, तो डेफिनेटली स्लाइट लेंथ 13 ही होगी आंसर। ये करना पड़ेगा, बाकी आप तो 13 का मल्टीपल देख ही चुके थे, तो कोई भी तरीका लगाओ, बट ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है अगर कौन पढ़ रहे हो। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 29 है, बस खेल दो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई 29 है, इसकी हाइट 20 है, रेडियस बिना पेन चलाए बताइए। बोले सर ऊंचाई 29 है, हाइट 20 है, तिर्यक ऊंचाई 29 है, हाइट 20 है, तो 20 21 29, रेडियस 21 सेंटीमीटर। बस ये चाहिए, इससे ज्यादा कुछ मत करो, इतना कर दो बहुत है, पर्याप्त है। ये कर लिया, और ये कहां से आया? ट्रिपलेट से आया। जिन्होंने नहीं पढ़ा पढ़ लो जाके, लेक्चर में पढ़ाए हुए, बार बार बोल रहा हूं। अब इसके बाद करें इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब कोण का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल प्लस आर, और आयतन का रेशियो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कुछ कटपिट रहा है? बोले सर देखो पाई से पाई गया, आर से आर गया, यहां पर बच रहा है 3 ब्रैकेट में आर प्लस एल, और यहां पर बच रहा है आर इंटू एच। अब आर प्लस एल कितना हो जाएगा? बोले सर एल है 29, आर है 21। एल है 29, आर है 21, टोटल हो जाएगा 50। तो 3 गुना 50 रेशियो आर बराबर 21 लिख लिया और एच बराबर 20 लिख दिया। एक जीरो से एक जीरो खत्म होगा, तो रेशियो आ जाएगा 5 या 15, 3 से और काट लो भाई, 3 से काट दिया 7 बार, तो फाइनली रेशियो आएगा 5:14। और यही इस सवाल का प्यारा सा आंसर, ऑप्शन सी करेक्ट है। ये तरीके है ना, ये तरीके है। लग गया सवाल, इजी है।
लेकिन यहां पर यह चीज ने आपका फायदा पहुंचा है। बोले सर 20, 21, 29 थोड़ा सा फायदा, थोड़ी सी सहूलियत तो देखे गया। अगला सवाल क्या है? अब जैसे ये सवाल है 28, 45, तो अगर फिर से ट्रिपलेट याद नहीं है, मैं बार बार वही बोल रहा हूं, ट्रिपलेट की क्लास अगर नहीं करी है तो भाई नुकसान उठाओगे, क्योंकि आपको उस ट्रिपलेट की क्लास में एक ट्रिपलेट ये भी सिखाया गया था 28, 45, 53, राइट। तो अगर रेडियस 28 है, हाइट 45 है, तो स्लेंट हाइट क्या 53 सेंटीमीटर हो जाएगी? बोले बिल्कुल हो जाएगी। ये डायरेक्टली करेंगे आप, क्योंकि पहले से आपको पढ़ाया गया है, टाइम ऐसे ही बचेगा। मैंने क्या बोला था कि पहली क्लास में आपको इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा, लेकिन जिस दिन आपने पूरे लेक्चर 1 से लेक्चर 50 तक अटेंड कर लिए ढंग से, आप फिर कोई भी सवाल लगाइए, कोई भी पेपर को सॉल्व कीजिए, कोई भी मॉक को सॉल्व कीजिए, आपको बहुत चेंज दिखेगा। तो ये हो गया लेंथ आपकी 53। अब आपसे पूछ रहे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगेन पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, 22/7। पाई आर कितना है? बोले सर 28 है, और ब्रैकेट में एल प्लस आर, एल प्लस आर 5 2 7 और 1 8, 81। ये हो गया, 7 से कैंसिल किया, 4 बार जाएगा। यूनिट डिजिट अगर हम लगाते हैं तो हमारे पास 8 आना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट है, ऑप्शन डी गलत हो गया। यूनिट डिजिट अगर लगाते हैं तो 8 आना चाहिए, तो ऑप्शन डी गलत हो गया। 3 अभी भी है। 81 है तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेंगे, तो 9 का मल्टीपल अगर चेक करते हैं तो 8 और 8 से 14, 9 का मल्टीपल नहीं है। 6 2 8, 8 3 24, 9 का मल्टीपल नहीं। 3 ऑप्शन हट गए, तो इसका मतलब चौथा करेक्ट है। इजी, राइट। बाकी गुणा कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये मल्टी टैलेंटेड स्टाफ में आया हुआ सवाल है। एक आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं के खोखले धातु के गोले को पिघला रहे हैं 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर की आंतरिक त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु में। ये क्या है ब्रो? सॉरी, इंग्लिश पढ़ लेते हैं, हिंदी में कुछ हो गया, कांड कुछ हो गया। A hollow metallic sphere of internal and external radii 5 cm 6 cm respectively is melted into a solid cone of base radius, okay, radius 5.2 सेंटीमीटर। मतलब एक हम हॉलो स्फीयर है जिसकी इंटरनल रेडियस 5 सेंटीमीटर है और एक्सटर्नल रेडियस 6 सेंटीमीटर है, और इसको हम मेल्ट करके एक कोन में कन्वर्ट कर रहे हैं। उस कोन की रेडियस 5.2 सेंटीमीटर है, एंड इसकी हाइट हमें पता करनी है राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। और मैंने ये राउंडेड ऑफ बड़ा संभल के आपको बताया था कि यहां पर थोड़ा सा पेन रोक लेना, मल्टीपल डिविजिबिलिटी तो आपके सारे खत्म हो गए, क्योंकि अप्रोक्सीमेट बोल दिया है, तो वो तो तुरंत आउट हो गए। क्या करना है? बोले सर हॉलो स्फीयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, 6 का क्यूब 216 माइनस 5 का क्यूब 125। तो क्या मैं इनको यहीं पर घटा घटू के सीधे सीधे लिख सकता हूं? बोले सर 91 डायरेक्टली। मैंने कहा शौक से लिखो 91, दैट इज इक्वल टू, कोन में कन्वर्ट कर रहे हो ब्रो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है? बोले 52 डिवाइडेड बाई 10, 52 डिवाइडेड बाई 10 इंटू हाइट h। बोले अब h निकालना है, आ जाओ काम पे। पाई/3 से पाई/3 गया, 13 7 91, 13 चौका ये 52 खत्म। और कुछ कटेगा? और कुछ कट रहा है? सब तो सेट कर लिया। हाँ, एक चीज और काट सकते हो, 4 से काटो 13 बार, 4 से काटो 5 बार और 5, तो 25 7 175, 175 डिवाइडेड बाई 13 एंड दैट इज इक्वल टू h। तो 13 एकम 13, 4 बचा 45 हो जाएगा, 13 तिया 39, 6 बचा तो 13 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। छुट्टी, सॉल्व हो गया सवाल, आसान। और ये सारे कॉन्सेप्ट कल के लेक्चर में डिस्कस कर गए थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई मजेदार मिल जाए शायद। यार ये मजेदार, ये एक सवाल बहुत मजेदार है, थोड़ा सा सोचने की जरूरत है इस सवाल में। ये सवाल जब मैंने पहली बार पढ़ा था मेरे दिमाग में, यार मैथ थोड़ा सा मैं ज्यादा सोच गया था, उतना नहीं सोचना चाहिए था। सवाल को देखने के बाद ये समझ आया मुझे, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एक शंक्वाकार तंबू बनाना है जिसमें 15 लोग रह सके, और साथ ही साथ एक बात और बोली कि एक आदमी को रखने के लिए, एक आदमी के लिए 5 वर्ग मीटर जगह चाहिए। अब यार एक बात बताओ, ऐसे एक शंकु का बेस होगा, उसको जमीन 5 वर्ग मीटर चाहिए। अब आप कैसे 5 वर्ग मीटर बांटोगे? खैर बोले जैसे भी हमें बांटना हो, हमें मतलब नहीं है, हमें एक को अगर 5 देना है, 15 लोग बैठाने, तो इसका मतलब हमारा बेस 75
वर्ग मीटर होना चाहिए, बात खत्म। जो हमारा कोण का बेस होगा वो 75 वर्ग मीटर होना चाहिए, और मैंने कहा कोण का बेस तो भाई पाई आर स्क्वायर होता है, तो बोले वो 75 होना चाहिए, 15 अपना 75 मीटर स्क्वायर। ओके। फिर बोले कि यार एक आदमी को जिंदा रहने के लिए 30 घन मीटर हवा भी चाहिए। हवा मतलब जो वॉल्यूम में पूरे में भरी हो, हवा इधर भी है, जमीन भी थोड़ी नहीं, इधर भी है, छत पे भी है, तो बोले हवा भी पूरे में चाहिए। तो हमने कहा अगर एक आदमी के लिए 30 घन मीटर हवा चाहिए, तो इसका मतलब 15 आदमी के लिए कौन है, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस 15 या 45, 450 ये चाहिए हमें क्यूब मीटर। आप पूछ रहे शंकु की ऊंचाई बताओ, तो यार जहां तक मुझे लगता है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि अगर मैं पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 75 रख देता हूं, तो 3 इंटू 75 इंटू हाइट इज इक्वल टू 450, 3 से काटा 25 बार, 25 से काटा 18 बार, तो हाइट बराबर 18 मीटर। मतलब वो जो तंबू बनाने जा रहे हैं वो 18 मीटर की हाइट का होना चाहिए, तो उसमें 450 मीटर क्यूब एयर आ जाएगी, और 15 के 15 प्राणी जिंदा रहेंगे, नहीं तो एक आध का राम नाम सत्य हो सकता है। बताओ कितना गणित जरूरी है। जरा तुम्हारा गणित इधर उधर हुआ, आदमी ने पट लिया अपनी देर में, तो गणित थोड़ा सा सोच समझ के लगाना है ना, उल्टा सीधा नहीं करना। अगला सवाल, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक धातु के गोलों को पिघलाया गया और छोटे छोटे शंकु में बदल गया। जैसे ही पिघलाया गया, मतलब कल पढ़ाया हुआ है आपको, वॉल्यूम सेम करेंगे। तो 21 सेंटीमीटर की धातु का अगर गोला है तो वॉल्यूम हो जाएगा 4/3, क्योंकि गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 21 गुना 21 गुना 21, और इसको छोटे छोटे शंकु में हमने बदलाया, तो एक शंकु का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई, आर दे रखा है 7, मतलब 7 इंटू 7, और हाइट दे रखी 3। और हमने आपसे बोला कि ऐसे हमने एक्स कोण बनाए। कितने कोण बनाए? एक्स कोण बनाए। पाई/3 से पाई/3 गया, 7 तिहाई 21, 7 से कैंसिल किया 3 बार, बस हो गया। 21 तिहाई 63, एक्स बराबर आ गया 63, और 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणा 63, 6 चौके 24 और 1 25, 252। ऑप्शन डी बेहद आसान। और देखो कैलकुलेशन, जो बेसिक कैलकुलेशन है जो आप खुद करते हो, और यही आपके करने का तरीका होता है। किसी के भी दिमाग में, कई लोगों को देखता हूं, उनका ऐसा कुछ नंबर लिखा होता है 438 डिवाइडेड बाई 73, उनका दिमाग नहीं कैलकुलेटर, उनका भट्ट से आंसर आता है। भाई देखो तुम हो बहुत बेकार, बहुत गंदे, बहुत मतलब बिना पढ़े लिखे स्टूडेंट, ना ये तुम्हारे समझ में आना है, ना ये तुम्हें दिमाग में आना है। एंड ट्रस्ट मी, तुम्हारा मास्टर भी तुम्हारी कैटेगरी का है, हमारे भी नहीं। हम दोनों के ये आता है, अपन इस पे काम करें, क्योंकि सिलेक्शन वाले यही करते हैं कि ये नहीं होता है ना। शकुंतला ताई नहीं हो तुम कि दिमाग में इंडियन कैलकुलेटर बन जाओ। एसएससी का एग्जाम निकालना है, गवर्नमेंट एग्जाम निकालना है, दिस इज मोर देन इनफ। बस ऑब्जर्वेशन जल्दी आनी चाहिए। आगे चलिए, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ठोस शंकु जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस शंकु या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भाई? पाई आर एल। ये उसके आधार क्षेत्रफल का दुगना है। आधार का क्या होता है? बोले सर पाई आर स्क्वायर का दुगना है। ये कर लिया यार हमने, पाई से पाई गया, आर से आर गया, तो एल बराबर 2r। यार मैं अगर गौर से देखू, ध्यान देना जरा, अगर ये आर है, ये अगर 2r है, समझना, राइट? मतलब मैं रेशियो में रख सकता हूं क्या? बोले बिल्कुल रखो ना। मैंने कहा अगर ये 1 होता तो ये 2 होता। फिर हमें याद आया एक ट्रिपलेट और लिखाया था, 1√3 2, और ये तो तुम्हारा हाइट एंड डिस्टेंस में भी फिगर आया था। अब मेरे भाई अगर सवाल कह रहा तिर्यक ऊंचाई 6√3 है, अगर 2 बराबर 6√3 है, तो 1 बराबर 3√3 हो जाएगा। उन्होंने कहा हाइट बताइए, तो √3 बराबर कितना हो जाएगा? सर गुना मारो, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी, सीजीएल 2023 में पूछा। और ये जितने सवाल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, स्पीड पता है क्यों चल रही है? क्योंकि हो गए हो तुम इस लायक। अब तुम उस लायक नहीं हो कि मैं तुम्हें समझा समझा के बिल्कुल बच्चों के तरीके, मेरे बच्चा पुच्चू, और तुम्हें 3 गुणा 3 9 कैसे आए, फिर मैं 3 बार डंडे 3 बार खींच के फिर उनको काउंट करके बताऊं 9 ऐसे आए। नहीं हो तुम उस लायक, है ना? और अगर उस लायक हो
तो सुधार करो, फिर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बोल जाऊंगा कुछ ज्यादा चलेगा नहीं, फिर सुधार करो। इतना कैलकुलेशन इजीली कर सकते हो। मैंने पहले ही बताया कि अगर लेक्चर 1 से देखा होता तो जो पुराने बच्चे जिन्होंने देख रखा है, सिर्फ ये जो भी 22-24 क्लासेस मैंने कंडक्ट करी सीरीज में, जिन्होंने सिर्फ उतनी क्लासेस भी देख रखी हैं, उनके लिए ये सब कुछ वर्बली कैलकुलेट करना इज नॉट अ बिग थिंग, इजिली कर सकते हैं। अगला सवाल नेक्स्ट। 42 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक ठोस शंकु जिसका आधार 42 सेंटीमीटर व्यास का है। ओके, आधार 42 सेंटीमीटर व्यास का है और आपसे कह रहे हैं 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक लकड़ी के ठोस गोले से काटा जाता है। तो एक लकड़ी का ठोस गोला कुछ इस तरीके से होगा, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो ये हो जाएगा इसका डायमीटर, और इस पर 42 सेंटीमीटर व्यास वाला एक कोण हम इस तरीके से कट कर ले रहे हैं। इस कोण की जो हाइट है वो आपको दे रखा है 42 सेंटीमीटर, और इसका जो व्यास है कोण का वो 42 सेंटीमीटर दे रखा है। इसका मतलब इसकी रेडियस हो जाएगी 21 सेंटीमीटर, और गोले की त्रिज्या 24 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछ रहे हैं दशमलव के 2 स्थानों तक बर्बाद की गई लकड़ी का प्रतिशत बताइए। दशमलव के 2 स्थानों तक कि कितनी लकड़ी हमारी बर्बाद हुई है। अब इसका मतलब यह कि देखो यार, ये फिगर को कट करके निकाल रहे कि गोले को काटा है हमने, वो खराद वाली जो मशीन होती है उस मशीन से एक गोला लगाया हमने और उसको छील छील के हमने एटलीस्ट कोन में कन्वर्ट कर दिया। रिमेनिंग जितना भी हमारा क्वांटिटी था वो सब वेस्ट हुआ होगा। वो यही पूछना चाह रही कि कितना क्वांटिटी वेस्ट हो गया, हमें वो पता करके बताइए। राइट, चलिए तो अगर एक मिनट इस सवाल से रिलेटेड एक बहुत प्यारी बात बताऊंगा। सवाल को डिस्कस कर दूं फिर उसके बाद समझाता हूं, नहीं तो तुम सब डाइवर्ट हो जाओगे। लेकिन वो बात जानना और सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले डिस्कस कर लेते फिर बताता हूं क्या है पॉइंट। देखो अब करना क्या रहेगा कि सबसे पहले हम गोले का आयतन निकाल लें कि गोले का कितना आयतन हमने यूज करना है। तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर। गोले की रेडियस है 24, मतलब 24 का क्यूब, 24 का क्यूब। ओके, और इसके साथ साथ रेशियो निकाल लेते कि हमने कितना यूज किया है, उसके बाद हम अनयूज निकाल लेंगे रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यूज कितना किया तो बोले सर 1/3 पाई आर स्क्वायर कितना है, बोले सर 21 का स्क्वायर, 21 स्क्वायर। और हाइट कितना है, बोले सर हाइट है 42। 42 को मैं थोड़ा सा तरीके से लिख रहा हूं 21 इंटू 42 को मैं थोड़ा सा तरीके से लिख रहा हूं 21 इंटू 2। क्यों लिखा है, रीजन समझो, क्योंकि यहां पर अपने पास 24 का क्यूब है तो पैरेलल कुछ होना चाहिए, और बन रहा है तो बना लिया ना, बुराई क्या है, 21 का क्यूब बन गया। अब को थोड़ी सी काटापीटी करते हैं, पाई/3 गया, पाई/3 गया, 2 से ये 2 गया। राइट, अब देखो 8 गुना 3 का क्यूब है, ये 7 गुना 3 का क्यूब है, तो दोनों में से 3 का क्यूब काट सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 8 का क्यूब रेशियो 7 का क्यूब। 8 का क्यूब 512 दूनी 1024। मतलब अकॉर्डिंग टू रेशियो अगर हम देखना चाहें, आप अगर गोले का वॉल्यूम निकालने पहुंच गए और कोन का वॉल्यूम निकालने पहुंच गए तो समझ जाओ आप अच्छी खासी कैलकुलेशन में फंस गए। लेकिन जब वो परसेंटेज पर बात कर रहे होते, रेशियो पर बात कर रहे होते, मैंने क्या सिखाया, कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं छेड़ना होता है। एग्जैक्ट वैल्यू छेड़ दी कैलकुलेशन में फंस जाओगे। अगर वो परसेंटेज और रेशियो पर बात करें तो पूरी कैलकुलेशन रेशियो और परसेंटेज पर कर दो। तो मेरा रेशियो ये कह रहा है कि अगर पूरे गोले का वॉल्यूम 1024 होता तो उसके रिस्पेक्ट में कोन का वॉल्यूम 343 होना चाहिए था। तो अगर 343 हो गया तो वेस्ट कितना हो गया वो जरा पता करते हैं। तो आपको सर 1024 में से 343 यूज कर लिया है तो वेस्ट हो गया हमारे पास 1, फिर 102 में से 34 गया तो 68,681 डिवाइडेड बाई 102 4 इंटू 100। हमें यह पता करना। अभी अभी एक बात हमने बोली, बोले 34 दूनी 68, 34 दिया 102। मतलब अगर यहां पर 2 होता और यहां पर 3 होता तो ये एग्जैक्टली 66.66 बन रहा था। मतलब अगर ये 682 होता और ये 1023 होता तो 34 दूनी 68, 34 दिया 102, 2 और 3 क्लियर है। तो ये सर 66.66 एग्जैक्टली बनता। अब चूंकि ये 182 से थोड़ा सा कम है, जरा सा, राइट, तो 66.6 से जरा सा कम ऑप्शन है 66.5। ऑप्शन सी करेक्ट है।
तो इस सवाल का आंसर ऑप्शन सी होगा। सीजीएल 2022 में सवाल पूछा गया। एंड आपको एक चीज मैं बताऊं, मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं कि मैथमेटिक्स अपने आप में एक बहुत ज्यादा मजेदार चीज है अगर आप उसके डेप्थ नॉलेज के साथ पढ़ रहे हो। और एक टीचर का हमेशा ये कर्तव्य होता है, हमेशा दायित्व होता है कि मैथमेटिक्स की असली समझ जरूर बच्चे को दे। आप कई जगह देखोगे इस सवाल का यही सॉल्यूशन सब जगह अवेलेबल है, चाहे आप गूगल पे देखो चाहे यूट्यूब पे देखो, सब जगह ये सॉल्यूशन अवेलेबल है। लेकिन मैंने क्या बोला था, जैसे ही हमने सवाल को देखा एंड थोड़ा डिस्कशन के बाद में मैंने आपसे बोला था ना, एक सवाल के बारे में बहुत मजेदार चीज बताने वाला हूं। मजेदार चीज मेरे भाई सिर्फ इतनी सी है, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी बस मजेदार चीज है कि ये सवाल प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। आंसर मैच कर गया, दिल को तसल्ली मिल गई। अगर आंसर मैच नहीं कराता तो मन में एक कसक उठती, आता नहीं होगा इसलिए ऐसा बोल रहे हैं ना। तो पहले आंसर मैच कर गया। अब सुनो, यह सवाल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब 24 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर से, गोले से कभी भी एक ऐसा कोन जिसकी हाइट 42 सेंटीमीटर हो और रेडियस 21 सेंटीमीटर हो, काट के नहीं निकाला जा सकता किसी भी तरीके से। अब उसके पीछे की वजह समझाता हूं आपको, क्यों नहीं निकाला जा सकता है। एक काम करते हैं यार, इसको जरा एक बार और निकालते हैं, ठीक है, दोबारा से कर लेते हैं अपना ये कार्यक्रम सेट, और जरा समझाता हूं कि क्यों नहीं निकाला जा सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करना। ये वो मैथ के हिडन फैक्टर्स हैं जो आप तब समझ पाओगे जब आप मैथ के साथ खेलने का मन बनाओगे यार, कि सर मेरे को मैथ समझना है यार, रटना नहीं है। ये चीजें तब आपको समझ, जरा बात को समझना यार। सीन क्या था ये, अब सीन ये था अपने पास में कि ये अपने पास एक स्फीयर था जिसपे आपने बोला था कि सर ये 24 सेंटीमीटर की रेडियस है, तो ये 48 का डायमीटर हो गया। फिर आपने इसमें से 21 सेंटीमीटर रेडियस वाला सर्किल काटते हुए 42 सेंटीमीटर की हाइट का कोन बनाया था। सब कुछ ओके। अब जरा मेरी कुछ बातों को जरा हाईलाइट करिएगा प्लीज। मुझे जरा ये बताओ, ये रेड वाली लाइन कितने सेंटीमीटर की है? बोले ये तो हाइट है, ये तो हाइट ऑफ द कोन है, तो 42 सेंटीमीटर है। वेरी गुड। अब मेरा अगला सवाल आपसे है, ये ग्रीन वाली लाइन कितनी लंबी है? तो अब यहां पर आपके दिमाग में आया, समझो यार, ये पूरा डायमीटर ऑफ द स्फीयर है। अगर ये डायमीटर ऑफ द स्फीयर है, 24 सेंटीमीटर रेडियस थी, तो डायमीटर होना चाहिए 48, जिसमें से अगर 42 ये है तो ग्रीन वाली लाइन 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यस और नो? इसके बाद में एक आपके पास में अगला पॉइंट मैं आपको बोलता हूं कि ये ब्लू वाली लाइन कितनी है, तो आप बोले बिकॉज ऑफ रेडियस ये 21 सेंटीमीटर है, ये वाली भी 21 सेंटीमीटर है। मतलब ये दोनों की दोनों 21 सेंटीमीटर की है, राइट? ये दोनों की दोनों 21 सेंटीमीटर की हो जाएगी। अब मेरा आपसे आखिरी सवाल, गौर से जरा ध्यान देना प्लीज, आपसे आखिरी चीज रखने जा रहा हूं। एक सर्किल में जब दो कॉर्ड एक दूसरे को कट करती हैं तो सर्किल की कौन सी प्रॉपर्टी वर्क करती है? PA इंटू PB इज इक्वल टू PC इंटू PD, राइट? दैट मीन्स, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं इसको P पॉइंट मान लू फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए, तो हमारा मतलब यह है कि PA 42 इंटू PB 6 बराबर होना चाहिए 21 गुना 21, राइट? और मेरे भाई ये टोटल गुना बन रहा है, ये टोटल। अच्छा, ये बीच का सिंबल समझिएगा, ये है 21 गुना 21, राइट? बीच का सिंबल अभी समझाते हैं। बीच का सिंबल बहुत स्पेसिफिक है, बीच का सिंबल बहुत कुछ समझाता है। इनका अगर आप गुणा करेंगे 6 चौके 24 और 1 25 252, और इनका गुणा करेंगे 441, और इसका मतलब यह होता है कि ये बड़ा है। अब ये बीच का सिंबल क्या जस्टिफाई करता है? इफ ये दोनों बराबर निकल के आ रहे हैं, अगर ये दोनों बराबर निकल के आ रहे हैं, बराबर निकल के आ रहे हैं ये दोनों, तो इसका मतलब इसके दोनों पॉइंट भी सर्किल के सरकमफ्रेंस पर है और इसके दोनों पॉइंट भी सर्किल के सरकमफ्रेंस पर है। अब इसके दोनों पॉइंट सर्किल के सरकमफ्रेंस पर फिक्स है बिकॉज ऑफ डायमीटर।
अगर ये डाटा छोटा हो जाता, सपोज करो कि सिग्नल ऐसा लग के निकल के आता, इस वाला डायमीटर वाला प्रोडक्ट बड़ा होता, तो ये जो पॉइंटर्स हैं ये सर्किल के अंदर होते, ये सर्किल पर नहीं होते, फिर ये यहां कहीं पर होते, फिर ये यहां कहीं पर होते। लेकिन चूंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब यह हुआ कि ये जो पॉइंटर्स हैं ये यहां पर नहीं होंगे, ये सर्किल के बाहर होंगे। और जब सर्किल के बाहर है तो छील के कैसे निकालोगे? पिघला के बनाना पॉसिबल है, छील के बनाना पॉसिबल है? वही चीज मैं समझा। क्लियर है? चलिए, तो फिलहाल आंसर भी हो गया और आई थिंक कि जो डिस्कशन किया वो शायद आपको समझ में आ गया। अब फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ये सवाल सही है। मैं कई चीजें ऐसी डिस्कस करता हूं, जैसे एक नंबर सिस्टम का एक क्वेश्चन बहुत फेमस है। लगभग ऐसा कुछ डाटा है कि 163 की पावर 176 प्लस, फिर इसके आगे लिख देंगे 373 की पावर, फिर आगे कुछ और नंबर लिख देंगे। ये कितना आ जाएगा? यहां से 176 अगर बना रहा है तो एक आएगा, तो यहां पर मैं कितना लिख लूं? 376 की पावर 382 एंड माइनस, फिर उसके बाद में कर देंगे, बोले सर 743 की पावर 742, ऐसा कर देंगे। और फिर आपसे कहेंगे यूनिट डिजिट बताइए। ऐसा एक सवाल बहुत ज्यादा आया हुआ है, और मैं जब भी वो सवाल डिस्कस करता हूं तो मैं कहता हूं सवाल इनकरेक्ट है, और उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूं। क्योंकि इस सवाल को जब आप सॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट आपको यह समझाता है कि 3 की पावर 4 का मल्टीपल है, यूनिट प्लेस मस्ट बी 1। 6 की पावर कुछ भी रहे, यूनिट प्लेस मस्ट बी 1, मस्ट बी 6, प्लस माइनस 3 की पावर 4 का मल्टीपल हटाओगे 2 बचेगा, तो यूनिट प्लेस 9। देन आप बोलते बोले सर 7 में से 9 अगर घटाना है, तो सर 7 में से 9 नहीं घटता है, तो हम क्या करते हैं? बोले सर एक कैरी ले लेते हैं, तो ये 17 हो जाता है। क्योंकि ये सर ऐसा एक बहुत बड़ा नंबर होगा जिसका लास्ट डेट 7 होता है, फिर उसमें से हम एक छोटा नंबर घटाते हैं 9 को, तो ये ऐसे कैरी करके 17 में से 9 घटाते हैं, एंड योर आंसर इज 8। एंड ऑप्शन मैच करता है, और गूगल पे ढूंढो, किताबें में ढूंढो, एग्जैक्ट सॉल्यूशन है। मैं भी यही करवाता हूं, 8 टिक भी करवाता हूं, और उसके बाद फिर बोलता हूं गलत है, गलत है ये सवाल, इसका आंसर नेगेटिव में आएगा, एंड यूनिट डिजिट मस्ट बी 2। एक्सप्लेन करता हूं बच्चे को। ये एक काम है टीचर का, जो मुझे लगता है समझाना, बच्चे के अंदर ये नॉलेज, ये समझ देना चाहिए। हाँ, हर एक को ये चीज डाइजेस्ट नहीं होगी, क्योंकि जिनका लेवल उस लायक नहीं होगा वो कहेंगे, उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो समझने की कोशिश करेंगे, भाई मेरे को नहीं पता, स्टिल अगर भैया समझा रहे तो मुझे समझना चाहिए। लेकिन कुछ अरे यार क्या बात है, चलो, तो उनको जान दो, उनकी जरूरत भी नहीं है। आपको अगर आपके काम की चीज लगी, आप समझिए, जानिए। मैं क्यों ये समझा रहा हूं, देखो आपको एक छोटे से कॉमन सेंस से बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन सेंस यूज करना सिंपली। मैं अगर आपसे बोलूं कि मान के चल लो इस नंबर को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूं, इसको मैं अगर 200 ले लूं फॉर एग्जाम्पल, बढ़ा दिया मैंने, अपनी साइड से बढ़ाया, 200 कर दिया, और उसकी पावर भी मैं बढ़ा दे रहा हूं 200। मतलब ये एक्चुअल में उतना बड़ा नंबर नहीं होगा, बट मैंने कहा बढ़ो, हम बढ़ा रहे, तो कितना डिजिट का नंबर बन जाएगा? बोले सर अगर 200 की पावर 200 कर दिया तो जीरो तो 400 आने आने तय है, उसके आगे कुछ और नंबर बढ़ेगा सो बढ़ता रहेगा। मैंने कहा 400 जीरो आएंगे ना? बोले हाँ। मैंने कहा यहां पर कितने आएंगे? इसी तरीके से इसको 400 कर लो, ऊपर पावर 400 कर लो। तो बोले सर यहां पर टोटल देखा जाए तो 400 की पावर 400, लगभग 800 जीरो जाएंगे, नंबर 800 900 अंक का होगा। एग्रीड? एक छोटा सा सवाल है, 10,010 में अगर मैं 300 जोड़ूं तो कितने अंक का नंबर आएगा? तो आप कहोगे सर जितने बड़े वाले में अंक है उतने ही रहेंगे। मतलब यहां पर 400 500 अंक आ रहे हैं, यहां पर लगभग 800 900 अंक आ रहे हैं, और अगर मैं दोनों को जोड़ दूंगा कितने अंक का नंबर बन के आया अंदाजन? बोले सर 900 अंक के आसपास कुछ कहानी बन रही होगी। ग्रेट। जबकि हमने इन दोनों को खूब बढ़ाया है। नेगेटिव वाले को मैं कहता हूं कर लो कम, कितना भी कम करोगे तब भी 700 की पावर 700 है, 1400 जीरो आने हैं। कितने जीरो आने हैं? 1400। संख्या अलग। पॉजिटिव वाला नंबर सिर्फ 800 अंक का है, 800 डिजिट का है।
निगेटिव वाला 14-1500 डिजिट का है, कौन नंबर बड़ा होगा? तो पॉजिटिव में से निगेटिव घटाओगे या निगेटिव में से पॉजिटिव घटाओगे? और अगर निगेटिव बढ़ा है, निगेटिव में से पॉजिटिव घटाओगे तो आंसर आएगा निगेटिव में, और फिर जब 9 में से 7 घटाओगे तो यूनिट डिजिट आएगी 2। और पेपर का सवाल है ये, देखा भी होगा, अपनी किताब निकालो, उसमें पढ़ा होगा ये सवाल। तो ये चीज मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी पेपर में हो रहा है, बच्चे को ये चीज समझानी चाहिए, सिखानी चाहिए। इंटरेस्ट जागता है पढ़ाई के लिए इससे, और सोचने का लेवल अप होता है, और दिखता है कि हाँ यार टीचर में दम है। राइट, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपने अगले सवाल पर, और आई थिंक शायद ये इस सवाल का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन तो ब्रो ये है अब आपका होमवर्क। मैंने बहुत पढ़ाया, अब हम देखते हैं कि इस सवाल का रिप्लाई आप में से कितने करते हैं। एंड सेशन कैसा लगा उस पर बताइएगा। और बाकी आज के सेशन में इतना ही, क्योंकि स्लाइड्स हो चुकी खत्म, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपने कर ली, एंड जो एक्स्ट्रा डिस्कशन रहा वो टॉपिंग हो गई आपके पिज्जा के ऊपर। तो इसी के साथ आज का सेशन करेंगे ओवर। होमवर्क के सवाल का आंसर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मुलाकात करते हैं अगले टॉपिक पर अगले सेशन में। तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय बाय, टेक केयर।